एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल फार्मा ट्यूटोरियल। तो जो पैथोफिजियोलॉजी है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसके बहुत से यूनिट जो है हम लोग कवर कर चुके हैं, फर्स्ट यूनिट के बहुत से टॉपिक। तो आज बात करते हैं कि फीचर्स ऑफ द नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। तो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस क्या होता है मैं पहले की वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी शेयर कर दूँगी और टेलीग्राम जो होता है वो ज्वाइन ज़रूर करिए। तो बात करते हैं फीचर ऑफ द नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। तो ये जो होता है ना, ये हमारे सेल डेथ जो होते हैं उसके टाइप्स होते हैं। अगर मान लो कोई तुम्हारी सेल है जो तुम्हारी रेगुलर बेसिस पे क्या हो रही है, डिवाइड होती जा रही है, टूट रही है, खत्म हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होती है, एपोप्टोसिस होती है। लेकिन अगर कोई सेल जो परमानेंट खत्म हो जाती है तो वो क्या होती है, किसी इंजरी या किसी भी चीज़ की वजह से, तो वो क्या होती है, हमारी नेक्रोसिस होती है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर है आई थिंक। तो अब बात करते हैं कि कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो आपके 2 मार्क्स में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 मार्क्स में, कि 2 मार्क्स में सॉरी, कि क्या हो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे आप नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं साइज़ के बेस पे, सेल साइज़। तो देखो जो हमारी नेक्रोसिस होती है उसमें क्या हो जाता है, जो हमारी सेल साइज़ होती है वो बढ़ जाती है, स्वेलिंग की वजह से क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। वहीं एपोप्टोसिस में क्या होता है, श्रिंकेज यानी मुरझा जाना, यानी रेड्यूस हो जाती है। जो उसकी सेल साइज़ हो जाती है वो क्या हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है। दूसरा हमारा है न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस में जो नेक्रोसिस होता है उसमें 3 प्रोसेस होती है, पिक्नोसिस, कैरियोक्सिस और कैरियोलिसिस। अब इन तीनों का डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मतलब क्या होता है। देखो पायरोकाइनोसिस मतलब, इसका मतलब सिंपल क्या होता है, पिक्नोसिस जिसे बोलते हैं। मान लो तुम्हारा कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, अब जो न्यूक्लियस में जो तुम्हारा मतलब जो तुम्हारी सेल में न्यूक्लियस होता है वो क्या हो गया, श्रिंकेज हो गई है, यानी वो बहुत ऐसे उसमें से वाटर का जितना भी वाटर कंटेंट है वो सब रिमूव हो गया है, सिर्फ तुम्हारा न्यूक्लियस बहुत मुरझा गया। अगर वाटर हटा देंगे हमारी बॉडी से भी तो क्या हो जाएगी, स्किन वगैरह लूज़ हो जाती है ना, बुढ़ापे में जैसे जो लोग बुढ़े हो जाते हैं उसका क्या होता है, स्किन लूज़ हो जाती है। तो वो क्यों होती है, क्योंकि उनके में जो नॉर्मल वाटर बैलेंस होता है या फिर एजिंग की वजह से तो बहुत सी क्या होता है, तो मुरझा जाएगी। तो पहला इसका होता है पिक्नोसिस। पिक्नोसिस मतलब क्या होता है कि मुरझा जाना, फर्स्ट स्टेज। उसके बाद होता है कैरियोरेक्सिस। कैरियोरेक्सिस मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस होता है सेल का वो क्या हो जाता है, फ्रेगमेंट यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, तो होता है कैरियोक्सिस। और लास्ट में हमारा कैरियोलाइसिस। 3 मतलब कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस और लाइसिस मतलब होता है खत्म हो जाना, यानी न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, पूरी तरह से दिखेगा ही नहीं। तो पहला पिक्नोसिस मतलब क्या होगा, मुरझा जाएगा यानी श्रिंकेज हो जाएगा न्यूक्लियस का। कैरियोक्सिस मतलब होगा फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। और फिर थर्ड लास्ट स्टेज में क्या होगा कि वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि फ्रेगमेंटेशन इनटू न्यूक्लियोसोम साइज फ्रेगमेंट। इसमें क्या होता है हमारा एपोप्टोसिस में कि हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से क्या हो जाता है, न्यूक्लियोसोम फ्रेगमेंट हो जाता है और फ्रेगमेंट वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होता, यहाँ पे एपोप्टोसिस में ही है। नेक्स्ट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, यानी नॉर्मल देखो कोई भी है मटेरियल बाहर निकल जाएगा तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन हमारे जो एपोप्टोसिस में क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट अल्टर्ड स्टेज, अपना स्ट्रक्चर जो होती है वो अल्टर्ड कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेलुलर कंटेंट। अब सेलुलर कंटेंट क्या होता है, जो इसमें हमारा नेक्रोसिस होता है, इसमें सेलुलर कंटेंट एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन में लीक आउट द सेफ। मतलब जितने भी सेलुलर कंटेंट है वो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन यानी एंजाइम डाइजेशन की वजह से क्या हो जाता है, एंजाइम उसका डाइजेशन की वजह से सारे के सारे सेल में बाहर आ जाते हैं और उसमें रिलीज इन एपोप्टोटिक बॉडी। ये हमारी क्या हो जाता है, जो सेलुलर टिश्यूज़ होते हैं उसमें आ जाते हैं। सेलुलर कंटेंट मतलब जो उसके अंदर सेल के अंदर जो भी कंटेंट है वो, ठीक है, और रिलीज इन द एपोप्टोटिक बॉडी। इसमें जो हमारा एपोप्टोसिस होता है उसमें जो एपोप्टोटिक बॉडी छोटी छोटी बन जाती हैं, मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी, उसमें क्या होता है, सेलुलर कंटेंट जो होते हैं रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एडजेसेंट इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंट होता है इन्फ्लेमेशन, इसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होता। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है, एडजेसेंट मतलब पास की जो सेल होती है वो भी क्या हो जाती है, स्वेल करने लगती है, फूलने लगती है, बहुत सारे रेडनेस हो जाएगी, वैसे डायलेशन होने लगता है। तो वो सब इसमें बहुत ज़्यादा होता है नेक्रोसिस में, अगर मान लो हुआ है, लेकिन इसमें नहीं होता। ठीक है, रोल की अगर बात करते हैं तो ये जो होता है हमारा नेक्रोसिस, ये इरिवर्सिबल इंजरी का पार्ट होता है। यानी मान लो अब किसी को इंजरी हुई है लेकिन वो इरिवर्सिबल है, यानी वो सही नहीं हो पा रही है, तो वो नॉर्मली क्या करेगी, लास्ट में सेल डेथ कर देती है, जिसे नेक्रोसिस कहते हैं। लेकिन ये जो है एलिमिनेट अनवांटेड सेल स्पेशली डैमेज डीएनए। एपोप्टोसिस जो होता है ये हमारे रेगुलर बॉडी का पार्ट होता है, जो क्या करता है, नॉर्मल अनवांटेड सेल यानी वो सेल जिसकी हमारे बॉडी में जैसे कोई सेल है, ठीक है, उसका काम नहीं है तो क्या होने लगता है, उसको रिमूव करता है कौन, एपोप्टोसिस। ठीक है, तो नॉर्मल आप लोग देखोगे अगर कि जो हमारे कैंसर सेल होते हैं उसमें क्या होता है, हमारे जो एपोप्टोसिस होता है ना वो होता ही नहीं है, मतलब वो स्टॉप हो जाता है। यानी किसी वजह से अगर एपोप्टोसिस नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, बहुत सारी सेल जो हमारी नहीं ग्रो करनी चाहिए या फिर हट जानी चाहिए बॉडी से, वो हट नहीं पाएंगी और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। हाँ, तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम से क्लियर करने की कोशिश की है कि एक्चुअली सेल डेथ है क्या। तो देखो तुम्हारी क्या होती है, नॉर्मल सेल होती है, ये तुम्हारी नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल मैं पहले ही वाली एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये क्या है, हमारी नॉर्मल सेल है। अब मान लो कोई भी रिवर्सिबल इंजरी हुई है, यानी थोड़े समय के लिए इंजरी वगैरह हुई है, तो नॉर्मल क्या होगा,
अगर थोड़े समय के लिए हुई है तब तो वो ऐसे कोई भी इंजरी हो गई, देखो तुम्हारा श्रिंकेज हो गया, तुम्हारा जो माइटोकॉन्ड्रिया स्वेलिंग हो गई है माइटोकॉन्ड्रिया में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई है। और ये हमारे क्या, ये माइलिन होता है। तो तब तो रिकवरी हो जाती है, मान लो रिवर्सिबल इंजरी हुई है तो रिकवरी हो गई है। लेकिन अगर मान लो रिवर्सिबल इंजरी जो है वो प्रोग्रेसिव हो गई, हमारी बहुत टाइम तक रह गई है, तो क्या हो जाएगा, ये देखो मेम्ब्रेन बल्ब बना हुआ है, मतलब जो तुम्हारी मेम्ब्रेन नॉर्मल थी वो क्या हो गई, छोटे छोटे बल्ब के स्ट्रक्चर में हो गई है, ठीक है, जिसे मेम्ब्रेन बल्ब कहते हैं। तो वो क्या कॉज करेगी, नेक्रोसिस कॉज करेगी। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीटली सेल डेथ हो गई है, यानी इन्फ्लामेशन हो जाएगा पास की सेल्स में, ये नेक्रोसिस है ना, तो पास की सेल में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ब्लड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है, देखो नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ब्लड फॉर्मेशन की थी, लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या हो रही है, टूट गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो डिस्ट्रप्शन हो जाएगा किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो ये क्या होता है, हमारा नॉर्मल नेक्रोसिस होता है, ठीक है। तो नेक्रोसिस किसका पार्ट है, प्रोग्रेसिव इंजरी, यानी इरिवर्सिबल इंजरी अगर हो रही है तो क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाती है। अगर नॉर्मल एपोप्टोसिस की बात करें तो देखो हमारी क्या है, ये नॉर्मल सेल है, इसमें क्या है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है और न्यूक्लियस भी है, बढ़िया सब कुछ सही है। लेकिन मान लो कोई इंजरी हुई है तो कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन, देखो क्रोमैटिन जो है उसका कंडेंसेशन हो गया, यानी जगह जगह पे फ्रेगमेंट हो गया क्रोमैटिन का। ब्लड फॉर्मेशन तो इसमें भी होता है और सेलुलर फ्रेगमेंट, यानी जो तुम्हारे सेल्स थे वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में देखो टूट गए, तो इसको क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस कहते हैं। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन होता है। एपोप्टोटिक बॉडी जो होती है मतलब क्या होती है, देखो ये छोटी छोटी ना जो सेल्स फ्रेगमेंट होते हैं वो आकर के एक छोटे छोटे वेसिकल्स में इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर जो फैगोसाइट होते हैं, फैगोसाइट मतलब जो ईट करते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होते हैं या फिर एक्स्ट्रा सेल्स होती हैं या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल यानी अनवांटेड पार्टिकल होते हैं, उसको क्या करते हैं, फैगोसाइट मतलब होता है, मैक्रोफेज होता है, उसको फैगोसाइट कर लेते हैं, यानी ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो देखो ये जो एपोप्टोटिक बॉडी है इसके अंदर चल जाएगी, फिर ये खत्म हो जाएगी। तो ये होता है एपोप्टोटिक बॉडी का खत्म होना। तो इससे जो एक्स्ट्रा सेल यानी फालतू की जो जितनी भी सेल होती हैं बॉडी में, वो एपोप्टोसिस की प्रोसेस जो होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम इसमें पूछता है कभी कभी, कैस्पेज। तो कैस्पेज एक एंजाइम होता है जो हेल्प करता है किसमें, एपोप्टोसिस में, ठीक है। मतलब प्रोटीन वगैरह जब बाहर निकलती है ना तो आप कैस्पेज एक्टिवेट हो जाता है, वो एपोप्टोसिस कॉज करता है। तो ये आप लोग का फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही ईजी है। मतलब नॉर्मली बस इतना रखना है कि नेक्रोसिस में क्या हो रहा है, स्वेलिंग हो जा रही है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की, मेम्ब्रेन बल्ब का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोग्रेसिव होने की वजह से लास्ट में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और इसमें क्या हो रहा है, जो एपोप्टोसिस होता है इसमें कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन होता है, कंडेंसेशन की वजह से बहुत सारे सेलुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं और लास्ट में एपोप्टोटिक बॉडी जो होता है उसको इनगल्फ कर लेता है कौन, फैगोसाइट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि सेल स्वेलिंग क्या होती है। एक्चुअली सेल स्वेलिंग का मतलब यही है कि मान लो तुम्हारी बॉडी में कोई भी प्रोसेस हुई, ठीक है, तो पहली चीज़ तो इतना जानो कि दो चीज़ होती है, एक रिवर्सिबल इंजरी और इनरिवर्सिबल, दो टाइप की होती है। तो देखो टू फीचर कैन बी रिकॉग्नाइज, पहला सेल स्वेलिंग होता है और एक फैटी चेंज होता है। तो फैटी चेंज तो आपके एक्यूमुलेशन में आ जाएगा, जब मैं पढ़ाऊंगी कि इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन क्या होता है तो वहाँ पे आपका आ जाएगा फैटी चेंज। पर अभी तुम्हारा क्या है, जिससे कि सेलुलर स्वेलिंग होती क्या है, तो सेलुलर स्वेलिंग इज़ द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंजरी ऑफ द सेल। मतलब सेलुलर स्वेलिंग जो होती है, देखो अगर मान लो स्वेलिंग नहीं हुई, ठीक है, मान लो तुम्हारी सेल अंदर के अंदर खराब हो रही है लेकिन स्वेलिंग नहीं हुई, तो अब तक पता कैसे चलेगा कि सेल खराब हो रही है, वो तो बहुत ही डेंजरस रूप ले लेगी। तो स्वेलिंग के हिसाब से हमें सिम्टम बताती है, हमें बताती है कि कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। तो इट कॉजेज सम पेलॉर इंक्रीज टर्गर, मतलब टर्गर मतलब खिंचाव जो होता है वो बढ़ाती है, एंड इंक्रीज कर देती है वेट ऑफ ऑर्गन, ठीक है। तो स्वेलिंग ऑफ द सेल इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस और बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। अगर स्वेलिंग नहीं होगी तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा कि मतलब हो क्या रहा है हमारी बॉडी में, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरी सेल वहाँ की खत्म हो जाएगी लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा। तो द अल्टर स्ट्रक्चर चेंज ऑफ द रिवर्सिबल सेल, तो क्या क्या चेंज होता है देखते हैं ये स्वेलिंग में। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्टरनेशन, जो हमारी स्वेलिंग होगी तो सिंपल है, कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसमें ब्लबिंग हो जाएंगी, मतलब वो ऐसे 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 ब्लबिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्लेंटिंग हो जाएगा, लॉस ऑफ द माइक्रोविलाई हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल चेंजिंग में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाएगी। डायलेशन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद डी अटैचमेंट ऑफ द पॉलीसोम, जो पॉलीसोम अटैच होता है इसमें क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल देखो क्या होता है हमारे, मान लो मैं कैसे बताऊँ इसका एग्जांपल, मान लो आपके पास एक गुब्बारा है, ठीक है, तो उस गुब्बारे में आप लोगों ने कुछ चीज़ चिपका दी है फेविकोल से, लेकिन फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस गुब्बारे में हवा भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। तो आप देखोगे प्रेशर की वजह से जो आप लोगों ने फेविकोल से चीज़ें गुब्बारों में चिपकाई थी बलून्स में, वो क्या हो जाएंगी, डीअटैच हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो वही बात है कि जैसे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायलेट होगा, डायलेट मतलब समझ रहे हो, बढ़ेगा अपनी साइज़ में। डायलेट मतलब क्या होता है, बढ़ना। देखो जैसे ये कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन, ठीक है। तो डायलेशन मतलब बढ़ेगा तो पॉलीसोम जो अटैच हैं उससे वो हट जाएंगे। लास्ट हमारा न्यूक्लियर ऑल्टरनेशन। न्यूक्लियर ऑल्टरनेशन मतलब क्या होता है, डिसएग्रीगेशन ऑफ द ग्रैन्यूल एंड
फिब्रिलर एलिमेंट। तो जो न्यूक्लियर अल्टरनेशन मतलब हो रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर वो क्या हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा, यानी डिसएग्रीगेट हो जाएगा। जो कि एग्रीगेट था अभी तक वो डिसएग्रीगेट हो जाएगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट के रूप में, जैसे वहाँ पे मैं दिखाई थी ना एपोप्टोटिक में कि वो कंडेंस हो जा रहे हैं जा जाके कोनों कोनों पे, तो उस तरह होंगे। ठीक है, तो मेरी सेल स्वेलिंग तो इतना सही है, कुछ है नहीं, बहुत ही ईजी है। तो आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी जो भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। मेरा टेलीग्राम लिंक ज़रूर ज्वाइन करिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है पैथोफिजियोलॉजी स्पेशली। और बायोकेमिस्ट्री में अभी रोकी हुई हूँ, तो मैं वो भी इसको ख़त्म करके इसकी फर्स्ट यूनिट फिर हम बायोकेमिस्ट्री जो बचा हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।